पहले लेट्स टॉक अबाउट दिस, वी हैव टू टॉक अबाउट द मेजर प्रोडक्ट। आपको सबसे पहले इसको देखकर एक दिमाग में सवाल आएगा कि अगर मुझे एलिमिनेशन कराना है देन एलिमिनेशन E1 से होगा या E2 से होगा। यही दो चीज़ें हमने पढ़ी हैं। मैंने आपको क्या बोला था, 3 to 1 दोनों के लिए वैलिड होता है ना। 3 to 1 इज वैलिड फॉर E1 एलिमिनेशन ऑल्सो, E2 एलिमिनेशन ऑल्सो। तो फिर जब ऐसे दोनों चीज़ें वैलिड होती है तो एक चीज़ जो E1 E2 को डिस्टिंग्विश करती है वो है कि अगर आप वीकर बेस लेते हैं। अब हमने तो यहाँ पे मेथनॉल ले रखा है, हमें तो नहीं पता मेथनॉल कितना स्ट्रॉन्ग वो है ना। और मोरओवर ठीक है ये बेस है, मैं मानती हूँ, पर ये एक चीज़ तो मुझे समझ आ रही है कि वीकर ही होगा। क्यों? क्योंकि हमने जब बेसिसिटी की बात करी थी तो हमने ये डिसाइड किया था कि नेगेटिव चार्ज बेस हमेशा ज़्यादा बेसिक होता है और ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक होता है कंपेयर टू नॉन नेगेटिव चार्ज। तो ये वीक बेस है, समझ सकते हैं हम, दैट इज़ ओके। सेकेंड थिंग जो है वो ये है कि अगर आपको ऐसा कोई सबस्ट्रेट दिख रहा है जिसमें आपको लग रहा है कि अगर आप कार्बोकेटाइन बना के उसे और स्टेबल कर सकते हो तो आपको E1 से जाना चाहिए रादर देन E2, क्योंकि E2 में कार्बोकेटाइन नहीं बनता। अब मुझे कैसे दिख रहा है कि यहाँ पे E1 होना चाहिए? क्योंकि मुझे पता है कि मैं यहाँ जो कार्बोकेटाइन बनाऊंगी वो कार्बोकेटाइन एक तो 3 डिग्री होगा ही, बट साथ में बगल वाले कार्बन पे 4 मेंबर रहेंगे जो कि अपने आप को रिंग एक्सपैंड करके 5 मेंबर में जा सकती है। फिर फर्दर जो कार्बोकेटाइन बनेगा उसे मैं और स्टेबलाइज कर सकती हूँ। तो मुझे दिख रहा है ना यहाँ पे कार्बोकेटाइन के वे से जाऊंगी तो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, ज़्यादा प्रोडक्ट अच्छा बनेगा। सो आई विल ट्राई टू फॉलो E1 रादर देन E2। ठीक, तो अगर मुझे E1 फॉलो करना है तो सबसे पहले मैंने कार्बोकेटाइन जनरेट कर लिया। फिर वही सेम क्वेश्चन, नहीं ऐसा कि ये बोले मैम ये 3 डिग्री बन रहा है तो मैं क्या इससे स्टेबल करूं? बेटा ये 3 डिग्री ऐसा तो नहीं है कि इससे ज़्यादा कोई स्टेबल होता ही नहीं है, ये टॉप नॉच हो गया कि भैया इससे ज़्यादा कोई स्टेबल हो ही नहीं सकता, आप इसे क्या स्टेबल बना रहे, ऐसा तो नहीं है। हाँ 3 डिग्री है, मैं माना 3 3 6 7 ही तो अल्फा हाइड्रोजन है, बट रिंग एक्सपैंड करके भी 3 डिग्री बनेगा कार्बोकेटाइन। आप उसको करके तो देखिए, आपने करा ही नहीं और आप पहले सोच रहे कि हमें रिंग एक्सपैंड करनी है नहीं करनी है तो ऑलरेडी स्टेबल है, दैट इज रॉन्ग। ये मैं तब से बता रही हूँ जब से हम पिछला वाला केस कर रहे थे एडिशन वाला। रीअरेंजमेंट ऐसा नहीं है कि अगर ये स्टेबल है तो बस मान लेके नहीं करना, अगर पॉसिबिलिटी है और स्टेबल की तो ज़रूर करेंगे और रिंग एक्सपैंड करके और स्टेबल बनेगा, आप करके देखेंगे। तो आप सबसे पहले इसे रिंग एक्सपैंड करेंगे, आपने रिंग तोड़ी, इसको यहाँ से जोड़ा, यू गॉट अ 5 मेंबर स्ट्रक्चर। ध्यान से देखिए ये इसके साथ जहाँ पर 2 मिथाइल ग्रुप लगे होंगे उसके बगल वाले पे पॉजिटिव आएगा तो मुझे ये मिल जाएगा, हाँ या ना। अब एक ऑप्शन यही है कि ये रिंग एक्सपैंड करके इस कार्बोकेटाइन को 2 डिग्री बनाओ, या फिर ये भी तो ऑप्शन है रिंग एक्सपैंड करके इसे 3 डिग्री बनाओ, वो ज़्यादा बेटर है। कैसे 3 डिग्री बनाओगे? यहाँ से मिथाइल शिफ्ट करा दो एक। तो ये क्यों भूल गए साक्षी? साक्षी भी भूली है ये, और एक शायद तू भी भूली है ना, क्यों भूल गए? 1 2 मिथाइल शिफ्ट कराओ यहाँ पे फिर से। तो अब यहाँ पॉजिटिव आ गया और एक मिथाइल उधर चला गया, हाँ या ना। अब H निकालेंगे कहाँ से? एक H यहाँ से निकल सकता बेटा, एक H यहाँ से निकल सकता, दोनों एल्कीन बना के देखो, देखो अल्फा हाइड्रोजन किस में ज़्यादा आएंगे। तो आप नोटिस करेंगे कि यहाँ से H निकालूंगी, जब यहाँ डबल बॉन्ड बनाऊंगी तो ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन आएंगे, तो H जो है वो यहाँ से एलिमिनेट होगा, इस पॉइंट से ये H एलिमिनेट होगा, ये बॉन्ड इधर आएगा एंड विल गेट एल्कीन। सो द मेजर एल्कीन दैट विल गेट वुड बी दिस। अगर आप इसका अल्फा हाइड्रोजन गिनेंगे तो 3 3 6 7 8 9 10 अल्फा हाइड्रोजन। सो दिस इज द मेजर प्रोडक्ट। अब इस पर आपका कार्बोकेटाइन 3 डिग्री बना नहीं बना रहा और रिंग एक्सपेंशन भी हुई, तो क्यों नहीं बना सकते? बिल्कुल बना सकते हो, रिंग एक्सपेंशन भी करनी पड़ेगी इस केस में। बात समझ आई? Now let's talk about the second case. Which of the following yield only one product on dehydrohalogenation by a strong base? तो हमने कल की क्लास में ये वर्ड पढ़ा था डीहाइड्रोहैलोजिनेशन। मैंने डिस्कस किया था जब भी आप लिविंग ग्रुप को हैलोजन रखते हैं और एलिमिनेशन कराते हैं तो एक हाइड्रोजन और एक हैलोजन निकलता है जिसको हम लोग बोलते हैं डीहाइड्रोहैलोजिनेशन। तो टेक्निकली यहाँ एलिमिनेशन करानी है। जब आप एलिमिनेशन कराते हो तो हमने ये देखा था कि मोर स्टेबल प्रोडक्ट या मोर स्टेबल एल्कीन हमेशा मेजर प्रोडक्ट होता है, दैट इज व्हाट द सेट्स ऑफ रूट। तो अगर आपको ऐसा दिख रहा है कि एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बन सकते हैं, मतलब वो ये नहीं बोल रहा मेजर माइनर, क्या बोले मैम मेजर तो एक ही बनेगा ना, हाँ मेजर एक ही बनेगा, पर हमसे मेजर माइनर की बात नहीं की गई, हमसे पूछी गई एक से ज़्यादा प्रोडक्ट किस में बन सकते हैं और किस में नहीं बन सकते हैं, चाहे वो मेजर हो चाहे वो माइनर हो। तो सिंपल सा उसूल ये है कि अगर आप जब हाइड्रोजन निकाल रहे हैं आप ये देखें कि दोनों साइड अगर इक्विवेलेंट हाइड्रोजन्स प्रेजेंट है, दोनों साइड एल्कीन बनाएंगे वो सेम बनेगा, मतलब एक ही प्रोडक्ट। और इस साइड एल्कीन बनाया तो कोई और स्ट्रक्चर हुआ, इस साइड एल्कीन बनाया कुछ और स्ट्रक्चर हुआ, दैट मीन्स एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स क्या है पॉसिबल है। डिड यू गेट द पॉइंट?
सो वी हैव टू टॉक अबाउट कि कहाँ पर सिर्फ एक ही प्रोडक्ट जो है पॉसिबल है। अगर बेटा मैं इसका एलिमिनेशन कराऊंगी तो क्या होगा? सोचिए इस क्वेश्चन में कैसे करेंगे, एलिमिनेशन बनाएंगे तो क्या प्रोडक्ट बनेंगे? ऑफ कोर्स होगा। मेजर प्रोडक्ट एक बना, मतलब एक से ज्यादा प्रोडक्ट बना के देखो, करके तो और ज्यादा प्रोडक्ट्स बन जाएंगे। ऐसा तुम्हें लग रहा है ना? रीअरेंज करके हो सकता है ऐसा कार्बोकेटाइन बने जो एक ही प्रोडक्ट दे? ऐसा नहीं हो सकता क्या? हो सकता है, बनाओ, रीअरेंज करके देखो। बेटा रीअरेंज जब, हाँ उसमें भी कर सकता है और रीअरेंज करके बेटा कर सकता है, ठीक है। तो ये तो सब में होगा ना पॉसिबल, तो फिर क्या करेंगे? कोई आंसर मार्क नहीं करेंगे? नहीं, इस क्वेश्चन में E1 E2 की बात करी गई है, नहीं बात करी गई ना। अगर आप पहले आप इस क्वेश्चन को E2 से जज कर लो, E2 से एक बार जज करोगे तो आप बोलोगे भैया यहाँ पर ये H यहाँ से भी निकल सकता है, यहाँ से और यहाँ से कहीं से भी निकल सकता है, दो प्रोडक्ट तो मुझे सामने सामने दिख सकते हैं, ठीक है। और एक यहाँ पे देखते हैं, यहाँ देखेंगे अगर E2 से तो एक H यहाँ से निकल सकता है डिफरेंट प्रोडक्ट, यहाँ से निकल सकता है डिफरेंट प्रोडक्ट, यहाँ से निकल सकता है डिफरेंट प्रोडक्ट, तीन प्रोडक्ट मिलेंगे। एक यहाँ से देख सकते हैं, इसका मतलब यहाँ से अगर E2 करा रहे हो तो यहाँ तो H ही नहीं है, तो सिर्फ एक ही H निकल सकता है यहाँ से, तो एक प्रोडक्ट, ठीक। यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पर एक H यहाँ होगा, एक H यहाँ, दो प्रोडक्ट। तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है जब एलिमिनेशन करनी होती है, तो आप E2 से और E1, आपको तो नहीं पता क्या करना है, तो आप E1 E2 दोनों देखेंगे। अगर आपके ऑप्शन में E2 से सवाल बन गया तो वेरी अच्छी बात है, कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट हो गया। लेकिन ऐसा भी पॉसिबल है कि दो ऑप्शन आ गए जो एक एक प्रोडक्ट दे रहे हैं E2 से, देन यू हैव टू गो वाया E1। डिड यू गेट द पॉइंट? अभी फिलहाल मैं इसे E2 से देखूंगी, तो E2 से अगर मैं देखूंगी तो मुझे डिफरेंट हाइड्रोजन देखना है, जहाँ पे ये हाइड्रोजन मतलब दो प्रोडक्ट, और यहाँ पे तीन नहीं बोलेंगे क्योंकि यहाँ से निकलेगा और यहाँ से निकलेगा तो एक ही प्रोडक्ट बनेगा। तो दो प्रोडक्ट यहाँ हो गए, यहाँ पे देखा जाए एक दो तीन प्रोडक्ट मुझे मिल गए। यहाँ देखा जाए तो यहाँ पर तो H ही नहीं है, सिंपल यहीं से H निकलेगा, एक प्रोडक्ट मुझे मिल गया। यहाँ देखा जाए तो यहाँ से भी H निकल सकता है, यहाँ से भी H निकल सकता है, तो मुझे दो प्रोडक्ट मिल गए। तो फिलहाल E2 से अगर मैंने इसे सॉल्व किया तो मेरे को एक आंसर मिल गया जो एक ही प्रोडक्ट दे रहा है, और वो कौन है? और अगर E2 से नहीं होता तो हम E1 देखते। तो जब मैकेनिज्म मेंशन नहीं होगा आप दोनों ही देख सकते हैं, ठीक है। Now this will going to be a very important question. स्ट्रॉन्ग बेस भी मेंशन कर दिया लोगों। तुम्हें पता है स्ट्रॉन्ग बेस कौन है? फिर हाँ कर दिया तो फिर बेटे जैसे सपोज CH3O नेगेटिव दे दिया, स्ट्रॉन्ग है लेकिन कितना भी स्ट्रॉन्ग नहीं है, E2 भी करा सकता है, E1 भी करा सकता है, ऐसी कोई बात नहीं। स्ट्रॉन्ग बेस का कोई ऑर्डर तो मैंने नहीं लिखवाया ना, और वो भी अगर मैंने स्ट्रॉन्ग बेस का लिखवाया तो मैंने कंपैरेटिव लिखवाया, इसके कंपैरिजन में ये स्ट्रॉन्ग है। कोई एब्सोल्यूट ऑर्डर तो नहीं है कि ये स्ट्रॉन्ग है, एक्सेप्ट NaNH2 और KNH2, इसके अलावा मैंने कुछ लिखवाया है? नहीं लिखवाया। तो फिर तो वो एक बहुत अच्छा कंडीशन नहीं है, वो सिर्फ तब की चीज़ें हैं जब आपसे पूछा जाए कि स्टेटमेंट्स लिख दी जाए कि स्ट्रॉन्ग बेस फेवर्स E2, वीक बेस फेवर्स E1, तो इनमें स्टेटमेंट्स में आपको हेल्प आ जाएगी टिक और वो करने। बट क्वेश्चन को एनालाइज करना डिफिकल्ट होता है स्ट्रॉन्ग बेस की वजह से या वीक बेस की वजह से, तो आप इसको हमेशा एनालाइज करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कि प्रोडक्ट में जो कार्बोकेटाइन बन रहा है क्या वो प्रोडक्ट कार्बोकेटाइन बना के स्टेबल किया जा सकता है। अगर किया जा सकता है तो मैं वो कराऊंगी। जैसे इन सब में अगर मैं मेजर प्रोडक्ट पूछूँ, ये तो चलो ये बात है कि एक प्रोडक्ट कहाँ से मिल रहा है, E2 से सब में एक प्रोडक्ट मिल रहा है। अगर लेट्स से मेजर प्रोडक्ट वैसे पूछा जाए तो मैं कोशिश करूंगी इसे E1 से करने की। क्यों? क्योंकि मैं E1 से करूंगी तो रिंग पे पॉजिटिव चार्ज आएगा जो कि रीअरेंज करके रिंग कॉन्ट्रैक्शन करके साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन बनाएगा जो कि एक्सेप्शनली स्टेबल कार्बोकेटाइन होता है। आई विल गो बाय दैट मेथड। डिड यू गेट द पॉइंट? अभी तो सवाल ही अलग है ना, तो मैंने अपना उसको अलग कर लिया। बट अगर मुझे पूछा जाता खाली एक रिएक्टेंट डेल के कि मैम मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट और मेजर प्रोडक्ट बनाओ, तो मैं E1 से कर देती उसे, उसमें कोई दोहराई नहीं है। इस क्वेश्चन को कौन मुझे समझा सकता है? करना तो दूर की बात है, जस्ट समझा दीजिए। तो ये क्वेश्चन आपको तब हेल्प करेंगे जब आप मेरी वो क्लासेस ध्यान से सुनेंगे जिसमें मैं आपको ये बताती हूँ ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट बनाओ। और याद है हमने एडिशन में एक रिएक्शन क्वेश्चन करा था R R S S S R, याद है? ये सारी चीजें यहाँ यूज होंगी इस सवाल में, जो कि एक बहुत अच्छा सवाल है। क्यों? जब भी एक तो टोटल नंबर ऑफ एल्कीन पूछा है तुमसे, ठीक है, मतलब सारी ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट मेजर माइनर इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स,
कहीं पे भी सवाल में ये नहीं लिखा है कि स्टीरियो आइसोमर्स को एक्सक्लूड करिए। तो अगर आप एल्कीन बना रहे हैं, ऐसा हो सकता है एल्कीन सिस बने, एल्कीन ट्रांस बने, तो आप स्टीरियो आइसोमर्स को भी काउंट करोगे। अगर यहाँ लिख दिया जाता एक्सक्लूड स्टीरियो आइसोमर्स तो बात अलग होती, नहीं लिखा तो ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट्स में विल गोइंग टू काउंटर स्टीरियो आइसोमर्स एज वेल। वन थिंग, देन देयर इज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एंड नंबर ऑफ फ्रैक्शन इन्वॉल्व। इसका मतलब यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स मिलेंगे उनको मैंने सेपरेट आउट करने की कोशिश करी है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से। मुझसे पूछा गया कितने फ्रैक्शन मुझे मिलेंगे, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से आप किन किन को सेपरेट आउट कर सकते हो? क्यों? राइट। तो हमने डिस्कस किया था कि इनैंशियोमर्स हैव वेरी क्लोजर सिमिलर प्रॉपर्टीज, सो दे कैन नॉट बी डिफरेंशिएटेड और सेपरेटेड वाया फिजिकल मेथड्स लाइक फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एंड ऑल। मतलब मैं डायस्टीरियोमर्स से इन्हें सेपरेट कर सकती हूँ, पर इसका मतलब क्या होगा कि अगर डायस्टीरियोमर्स प्रेजेंट रहेंगे तो वो दो फ्रैक्शंस में हो जाएंगे, है ना, वो सेपरेट हो जाएंगे। मुझसे पूछा है नंबर ऑफ फ्रैक्शन इन्वॉल्व, मतलब जो सेपरेट नहीं हो पाएंगे वो सारे अलग अलग फ्रैक्शंस में रहेंगे ना, मतलब एक ही उसमें अलग अलग फ्रैक्शंस में, आई कुड नॉट सेपरेट देम। तो जब मुझे यहाँ बताने हैं कि नंबर ऑफ फ्रैक्शन इन्वॉल्व, तो मुझे वो बताने हैं जो सेपरेट आउट नहीं हो पाए, मतलब जो इनैंशियोमर्स हैं, ठीक, जो अलग अलग फ्रैक्शंस में एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, चलिए अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने लगते हैं। कैन आई रब दिस टू? तो अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं कि कितने मेजर प्रोडक्ट बनेंगे इसमें। इधर आते हैं। सबसे पहले एक प्रोडक्ट ये बना सकते हैं बेटा, जैसे कल मैंने आपको बताया था जब ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट बनाने हो तो आप E1 प्रेफर करेंगे, क्योंकि E1 में जो एक प्रोडक्ट वो भी होगा जो E2 का काउंटेड होगा, है ना। तो मैं E1 प्रेफर कर रही हूँ। मैंने यहाँ कार्बोकेटाइन बनाया CD3। या तो ऐसा हो सकता है बिना रीअरेंज करे एलिमिनेशन करा दो, या फिर ये पॉसिबल होता है इसे रीअरेंज कर दो 1,2 मिथाइल शिफ्ट से। तो मैं इसे रीअरेंज भी कर देती हूँ। तो जब मैं इसे रीअरेंज करूंगी तो मुझे ये मिलेगा, हाँ या ना। दोनों से प्रोडक्ट बनाती हूँ, इससे बनाती हूँ सबसे पहले। तो एक बार यहाँ से एलिमिनेशन, एक बार कहीं और से, कहीं से नहीं हो सकती, तो खाली एक बार यहाँ से एलिमिनेशन कराते हैं। तो मुझे मिला, हाँ या ना, आई गॉट दिस। जब मैंने रीअरेंज करा दिया बेटा, तो यहाँ से भी H निकल सकता है, यहाँ से भी H निकल सकता है, यहाँ से भी H निकल सकता है। तो पहले यहाँ से H निकालते हैं, तो एक प्रोडक्ट ये मिलेगा, या फिर ये प्रोडक्ट मिल सकता है जिसमें यहां से H निकले, हाँ या ना, ठीक है। नहीं क्यों? ये वाला H निकालेंगे ना बेटा, यहाँ से H निकाला, बॉन्ड इधर, या फिर यहाँ से H निकाल देंगे तो ये वाला बन जाएगा। अब मैं यहाँ से भी H निकाल सकती हूँ, यहाँ पर भी तो एक H प्रेजेंट रहेगा, तो एक ये वाला बना दूंगी प्रोडक्ट। बोलिए हाँ या ना, ये बात क्लियर है। अब जैसे हमने सवाल में तुम्हें पहले ही बोल दिया कि हमें जो है स्टीरियो आइसोमर्स को काउंट करना पड़ेगा, तो स्टीरियो आइसोमर्स को काउंट करना पड़ेगा, इनफैक्ट ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को भी काउंट करना पड़ेगा। तो क्या यहाँ पे सिस ट्रांस होगा इस डबल बॉन्ड के अक्रॉस? नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों D सेम है, तो यहाँ सिस ट्रांस नहीं होगा, ये एज इट इज रहेगा। और ना इसमें कोई कायरल सेंटर भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे दोनों ग्रुप क्या है सेम, यहाँ दो H सेम है, यहाँ पे भी H सेम है। तो आई डोंट हैव अ कायरल सेंटर एंड आई डू नॉट हैव एनी सिस ट्रांस, मतलब ये एज इट इज वन रह गया। ठीक है, so here do I have a chiral center here? This is a chiral center जहाँ R और S दोनों पॉसिबल है ना। यहाँ पर तो सिस ट्रांस भी हो सकता है, क्योंकि ये ग्रुप अलग है, यहाँ H और एक यहाँ से, इसलिए मतलब सिस ट्रांस भी हो सकता है। तो देखा जाए तो ये सिस भी बन सकता है, ये ट्रांस भी बन सकता है, हाँ या ना। ये सिस के साथ R भी हो सकता है, ये सिस के साथ S भी हो सकता है। तो सिस R सिस S, हाँ या ना। फिर ट्रांस के साथ ये R भी हो सकता है, ट्रांस के साथ ये S भी हो सकता है। तो ट्रांस R और ट्रांस S, तो बेटा 4 प्रोडक्ट तो तेरे यहां से बन गए, समझे। 5वां ये हो गया तेरा, ठीक है। अब यहाँ आते, डू आई हैव अ chiral center here? Yes, this is a chiral center. Can I have cis trans isomerism here? No, because I have 2 H, मतलब खाली R और खाली S। Do I have a chiral center here? No. Can I have cis trans here? Yes. Yes, because both groups are different. So one cis and one trans.
तो हाउ मेनी डिफरेंट प्रोडक्ट्स आई गॉट? 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9. सो द टोटल प्रोडक्ट्स आई गॉट इज 9. तो 9 प्रोडक्ट्स मुझे मिल गए इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स. इसलिए हम लोग कार्बोहाइड्रेशन नहीं कर सकते. किस पे? वाला कार्बन. बेटा हाइड्राइड कहा है यहाँ पे, तो मिठाई लिए दो. ये अच्छा, कितनी अच्छी बात बता रही है. 2 डिग्री से 1 डिग्री बना देगी कार्बोकेटाइड को शिफ्ट करा के. यहाँ तक क्लियर है? अब आते हैं तो नंबर ऑफ फ्रैक्शन, मतलब नंबर ऑफ एल्कीन 9 हो गए. तो ऑप्शन या तो सी होगा या तो डी हो गई. ये क्या ऑप्शन लिखा था? 9 9 है ना. आप बस मुझे देख रहे हैं कि नंबर ऑफ फ्रैक्शन इन्वॉल्व कितने होंगे. अब आप ये मुझे बताइए, देख के कितने फ्रैक्शंस इन्वॉल्व होंगे. बेटा 9 तो हो ही नहीं सकते, मतलब ही नहीं है 9 होने के. 9 का 9 फ्रैक्शन का मतलब 9 चीजों को सेपरेट कर दिया. 9 तो प्रोडक्ट मिल रहे, तो 9 के 9 सेपरेट हो जाएंगे क्या? सारे डायस्टीरियोमर्स हैं, कुछ तो इनैंशियोमर्स भी हैं. अच्छा हाँ, कुछ तो इनैंशियोमर्स भी हैं. तो ये तो पहले ही क्लियर हो गया कि अगर ये 2 ऑप्शन आपके पास है, ये तो पॉसिबल है ही नहीं. आंसर तो यही है, 100% आंसर यही है. क्यों? 9 प्रोडक्ट्स है, 9 के 9 कैसे सेपरेट हो जाएंगे? कुछ तो इनैंशियोमर्स भी है उसमें, दोस कैन नॉट बी सेपरेटेड. तो अब आपको ये पता चल गया कि नंबर ऑफ फ्रैक्शन 6 है. अब सोच लो कैसे 6 हैं. ऐसे बच्चों, ये दोनों क्या होंगे? सिस और ट्रांस क्या होंगे? इनैंशियोमर्स. सिस और ट्रांस एक दूसरे की मिरर इमेज है. सिस और ट्रांस एक दूसरे की मिरर इमेज है? नहीं, दे आर डायस्टीरियोमर्स. तो ये तो 2 सेपरेट हो ही जाएंगे. 2 फ्रैक्शन तो यही हो गए जो सेपरेट हो गए. ये इनैंशियोमर्स है, ये सेपरेट नहीं होंगे. ये एक फ्रैक्शन बना, 2 ये और 1 ये, 3 फ्रैक्शन. समझ रहे हो? फिर यहाँ आ गई, यहाँ पर आई तो ये 4 प्रोडक्ट है. इसमें से 2 इनैंशियोमर्स होंगे, 2 डायस्टीरियोमर्स होंगे. हाँ या ना? तो जो 2 इनैंशियोमर्स है वो सेपरेट नहीं हो सकते, डायस्टीरियोमर्स सेपरेट होंगे. तो ये हो गया मेरा 1 2 3 4 5 फ्रैक्शन. ठीक, छठा फ्रैक्शन ये तो है ही सबसे डिफरेंट. तो 6 फ्रैक्शन भी हो गए. समझे नहीं समझे? शुड आई रिपीट अगैन? हाँ हाँ यस. चलिए 9 प्रोडक्ट कितनों को समझ आ चुके हैं इस क्लास में? अरे अब ये बात तो समझ आ गई बेटा, जब 9 प्रोडक्ट मिले हैं तो 9 के 9 तो सेपरेट आउट नहीं होंगे, क्योंकि कुछ उसमें इनैंशियोमर्स भी है. जो इनैंशियोमर्स है दे कैन नॉट बी सेपरेटेड वाया फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. ठीक है, तो हटा देते हैं इसको. 9 के 9 तो ऑप्शन में है नहीं, तो इसको तो ऑप्शन से हटा दिया. अब आ गया मेरा आंसर 9 to 6. मतलब आंसर तो मैंने निकाल दिया. अब एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं कि 6 फ्रैक्शंस कैसे हुए. 6 फ्रैक्शंस का मतलब ये है कि देखो जो सेपरेट आउट नहीं हुआ वो एक साथ प्रेजेंट हो गए, जो सेपरेट आउट हो गया वो अलग फ्रैक्शन में प्रेजेंट हो गया, है ना. तो यही तो हम कह रहे थे, जो सेपरेट आउट नहीं होगा वो एक ही फ्रैक्शन रहेगा. इनैंशियोमर्स वुड बी 1 फ्रैक्शन. तो ये दोनों तो डायस्टीरियोमर्स होंगे, क्योंकि सिस और ट्रांस मिरर इमेज थोड़ी होते हैं एक दूसरे की. सोचो, सिस मतलब ये मिथाइल मिथाइल सेम साइड है, ये एच सेम साइड है. अगर तो उसके सामने मिरर लगाएगा तो ट्रांस बन जाएगा? नहीं ना, बस यही तो होगा कि मिथाइल यहाँ चला जाएगा. तो सिस और ट्रांस एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं होते, वो डायस्टीरियोमर्स होते हैं. ऐसा सवाल असर्शन रीजन में पूछा जाता है बहुत ऑफनली. सिस एंड ट्रांस आर डायस्टीरियोमर्स assertion. Then reason is diastereomers are not mirror images of each other. That is true and it's the real explanation also. यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है. मैंने ये चीज़ तुम्हें क्लियर करी थी जब स्टीरियोकेमिस्ट्री पढ़ाई थी कि डायस्टीरियोमर्स कैन बी ऑप्टिकली एक्टिव, कैन नॉट बी ऑप्टिकली एक्टिव. तो ये ऐसे डायस्टीरियोमर्स है जो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, इसमें क्या दिक्कत है ना. तो ये दोनों डायस्टीरियोमर्स है, तो 2 तो ये फ्रैक्शन होगी, अलग अलग हो गए ये दोनों अलग नहीं हुए, है ना. तो ये तीसरा फ्रैक्शन हो गया. पर ये इससे तो अलग हो जाएगा ना, क्योंकि ये कंपाउंड अलग है, ये कंपाउंड अलग है ना. ये दोनों भी तो आपस में डायस्टीरियोमर्स ही हुए एक तरीके से देखा जाए तो. दे आर नॉट मिरर इमेजेस, है ना. तो ये 2 फ्रैक्शन, 1 फ्रैक्शन, ये 3 फ्रैक्शन हो गई. अब यहाँ आते हैं, इसमें 4 कंपाउंड्स है, इसमें तो 2 इनैंशियोमर्स होंगे, 2 डायस्टीरियोमर्स होंगे, है ना. तो डायस्टीरियोमर्स सेपरेट आउट हो जाएंगे, इनैंशियोमर्स सेपरेट आउट नहीं होंगे. इनफैक्ट इनैंशियोमर होगा ही नहीं, सारे डायस्टीरियोमर्स होंगे, क्योंकि सिस ट्रांस डायस्टीरियोमर्स होते ही हैं. तो अगर आप सिस आर और सिस एस करते हो, डायस्टीरियोमर्स, सिस आर सिस एस डायस्टीरियोमर्स, क्योंकि यहाँ तो कुछ चेंज ही नहीं हो रहा. और यहाँ पे देखा जाए ट्रांस आर ट्रांस एस डायस्टीरियोमर्स, तो सारी डायस्टीरियोमर्स है देखा जाए तो. 2 फ्रैक्शंस यहाँ हो गए, तो 3 यहाँ, 4 5 6. डिड यू गेट द पॉइंट? तो टोटल मेरे पास कितने फ्रैक्शंस आए? 6 9.
मतलब वो एक नाम कैसे हो सकता है बेटा? जब मिरर इमेज करेगी तो वो सिस वाला फ्लिप नहीं हो जाएगा भाई? फ्लिप हो जाएगा, सिस का सिस रहेगा बट कंपाउंड तो फ्लिप हो जाएगा ना, उस साइड नहीं चला जाएगा। जैसे हमने यहाँ बनाया मिथाइल यहाँ था, जब तूने इसका मिरर इमेज लिया तो मिथाइल यहाँ चले गया ना, तो ये इसके साथ कहाँ से वो हुआ? हाँ नहीं, पूरे मॉलिक्यूल की मैं बात कर रही हूँ एज सच कि सिस भी जो है फ्लिप हो जाएगा। तो ये एक फ्रैक्शन, ये एक फ्रैक्शन, मतलब डायस्टेरोमर्स। ठीक, अच्छा ऐसा नहीं देख रहा तो तुम ऐसे समझ लो कि लेट्स से कि मैं सिस और ट्रांस को देखती नहीं हूँ, क्योंकि सिस और ट्रांस तो वैसे ही सेपरेटेड आउट ही रहते हैं, उनको मैं देखती नहीं हूँ। मैं खाली ये काम कर लेती हूँ, सिस को अलग रख लेती हूँ, ट्रांस को अलग रख लेती हूँ। सिस ये वाले सेपरेट आउट नहीं हो सकते आरएस के बेसिस पे, ट्रांस ये वाले सेपरेट आउट नहीं हो सकते आरएस के बेसिस पे, तो दो फ्रैक्शन हो गए। डिड यू गेट द पॉइंट? मैं ये बोलना चाह रही हूँ डायस्टेरोमर्स कि ये और ये दोनों मिरर इमेजेस नहीं रहेंगे एक दूसरे की, है ना? तो ये एक फ्रैक्शन हो गया, ये एक फ्रैक्शन हो गया। डिड यू गेट द पॉइंट? तो दो फ्रैक्शन यहाँ से कैसे हो गए? क्योंकि ये दोनों तो आपस में सेपरेट आउट होंगे नहीं, तो ये एक फ्रैक्शन रहा। ये दोनों आपस में सेपरेट आउट होंगे नहीं, ये एक फ्रैक्शन रहा। तो ये और ये एक दूसरे के डायस्टेरोमर्स है, तो ये दो फ्रैक्शंस में एग्जिस्ट कर गए। डिड यू गेट द पॉइंट नाउ? तो वी गॉट 3 fractions here, 4 fractions, 5 fractions, and this one is the 6th fraction. Math clear है? We got 6 fractions. Shreya, is that okay? No. Now let's come on to the last question. ये more than one correct हो सकता है, तो बताइए। ए तो गलत है बेटा, फ्लोरीन कहाँ से अच्छा ले? गलत है, मैंने तो करेक्ट ऑर्डर पूछा है। डी तो चलो ठीक है, ए तो पूरा ही गलत है। फ्लोरीन कैसे अच्छा लिविंग ग्रुप हो सकता है? फ्लोरीन तो बैड लिविंग ग्रुप होता है, ये तो हटाई दो। बी सही है, क्यों? क्योंकि अल्काइल सल्फोनेट है, सल्फोनेट में मैंने बोला था एसिड स्ट्रॉन्गर होता है, तो लिविंग ग्रुप तो अच्छा होना ही है। और डी अच्छा है क्योंकि Cl अच्छा होता है। H नेगेटिव बेटा कभी नहीं निकलेगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, H नेगेटिव कभी लिविंग ग्रुप नहीं होता, इसको हटा दीजिए। मेथनॉल ये भी अच्छा है, सी न्यूट्रल मॉलिक्यूल बेटर होगा इससे। CH3O नेगेटिव तो बेस हो जाएगा, बेस अच्छा अगर अच्छा होगा तो लिविंग ग्रुप बेकार हो जाएगा। Cl नेगेटिव बेटर होता है इससे, H का साइज कितना छोटा है, तो H पर नेगेटिव चार्ज अच्छा होगा तो बहुत स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा H नेगेटिव हाइड्राइड। तो ये तो कभी भी H नेगेटिव नहीं निकलता, H का साइज इतना छोटा है कि इट कैन नॉट टेक अ नेगेटिव चार्ज ऑन इट, इट इज हाईली अनस्टेबल। इफ इट इज अनस्टेबल इट विल गोइंग टू रिएक्ट, इट विल नॉट बी स्टेबल एज इट इज। इज दैट क्लियर? सो इसका ऑप्शन है हमारा बी, डी एंड सी। ठीक है, चले आगे, चले चलिए। अभी तक आपने जो E2 एलिमिनेशन पढ़ा है, E1 एलिमिनेशन पढ़ा है, E1 E2 एलिमिनेशन आपने ये भी देख लिया। डिहाइड्रोहैलोजिनेशन होता है, अल्कोहल्स का डिहाइड्रेशन होता है, सारे तरीके के जो है ये एलिमिनेशन रिएक्शन ही है। अब लेट्स से मैं आपको एक एल्काइल हैलाइड दे रही हूं इस तरीके से, ठीक है? मैंने यहाँ पे बेस डाले हैं, एक मैंने डाला है लेट्स से सोडियम इथॉक्साइड OET और हीट कर दिया, साथ में मैंने डाला टर्शरी ब्यूटॉक्साइड, टर्शरी ब्यूटॉक्साइड और हीट कर दिया। तो व्हाट वुड बी द प्रोडक्ट दैट वुड बी फॉर्म्ड? अगर मैं इन दोनों की बात करती हूं, आपको क्या लगता है कि क्या प्रोडक्ट बनेगा? पहले आप इसको भूल जाइए, आप इसकी बात करिए सोडियम इथॉक्साइड की। तो आप इस पे एलिमिनेशन कराएंगे, आप अगर एलिमिनेशन कराएंगे तो आप देखेंगे H यहाँ से भी निकल सकता है, H यहाँ से भी निकल सकता है। तो सेज़ेफ रूल के हिसाब से H कहाँ से निकलेगा? यहाँ से निकलेगा। हैज द मेजर प्रोडक्ट दैट यू विल फॉर्म वुड बी दिस, सो दिस वुड बी द मेजर प्रोडक्ट। हाँ या ना? बात क्लियर हुई? लेकिन जब मैं टर्शरी ब्यूटॉक्साइड लूंगी तो मैं ऐसा नोटिस करूंगी कि ये वाला प्रोडक्ट मुझे जो है मेजर मिल रहा है, दैट इज इन मोर अमाउंट। ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा इसलिए हुआ है बिकॉज टर्शरी ब्यूटॉक्साइड का अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो वो इस तरीके से होता है। टर्शरी ब्यूटॉक्साइड इज अ बल्की बेस, ठीक है?
ये जा रहा है यहाँ H लेने, वो जा रहा है यहाँ H लेने। जब वो यहाँ H लेने जाएगा उसे बहुत सारा स्टेरिक हिंड्रेंस फील होगा। क्यों? क्योंकि एक तो इसका ग्रुप भी बहुत बड़ा और यहाँ पे CH3 है। ठीक, तो जब भी आप बल्की बेस यूज करेंगे, बल्की बेस हमेशा लेस स्टेरिकली हिंडर्ड H को लेना चाहेगा और इस वजह से जो कि लेस स्टेबल एल्कीन होगा वही आपको मेजर प्रोडक्ट मिल जाएगा। या मैं दूसरी लैंग्वेज में बोलूं, जो सेट्जेव के हिसाब से प्रोडक्ट मिलना चाहिए था वो नहीं मिलेगा, उसका ऑपोजिट प्रोडक्ट मिलेगा। इसको बोला जाता है हॉफमैन प्रोडक्ट। So this one is my Setzev product. This one is my Hoffman product. तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे, बल्कि बेस always prefers to take up less sterically hindered H, hence हॉफमैन प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड। हॉफमैन प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है बेटा? हॉफमैन प्रोडक्ट का मतलब ये होता है लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज फॉर्म्ड। बात बताओ, समझ आई नहीं आई? तो एक हॉफमैन प्रोडक्ट आपने ये सीखा, आपने E2 सीखा, आपने E1 सीखा। अब एक और हॉफमैन प्रोडक्ट हम लोग जो है सीखने वाले हैं, तो उसको मैं नाम दूंगी हॉफमैन एलिमिनेशन। तो एक हॉफमैन एलिमिनेशन बेटा ये हो रहा है जिसमें आप बल्की बेस यूज कर रहे हैं एंड यू आर गेटिंग अ लेस स्टेरिकली हिंडर्ड एल्कीन एज द मेजर प्रोडक्ट। हॉफमैन एलिमिनेशन एक हम लोग करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ व्हेन आई हैव अ पुअर लीविंग ग्रुप। जब आपके पास पुअर लीविंग ग्रुप होता है, ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल मैं दे रही हूं। एग्जाम्पल है हीटिंग ऑफ क्वाटरनरी अमीन। ये मतलब अभी ये जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एलिमिनेशन से इसके ऊपर सवाल आता ही आता है, हीटिंग ऑफ क्वाटरनरी अमीन। सबसे पहले समझते हैं क्वाटरनरी अमीन क्या होता है। एनी नाइट्रोजन विच इज अटैच्ड टू 4 एल्काइल ग्रुप्स will bear a positive charge, R1, R2, R3, R4. Now this amine जो कि 4 एल्काइल ग्रुप से अटैच है और उस पर एक पॉजिटिव चार्ज है, इसी को हम लोग बोलते हैं क्वाटरनरी अमीन। अगर ये 3 एल्काइल ग्रुप से अटैच होती तो टर्शरी अमीन, 2 एल्काइल ग्रुप से अटैच होती तो प्राइमरी अमीन, एक ही एल्काइल ग्रुप से अटैच होती तो ये क्वाटरनरी अमीन 3 से अटैच होगी तो टर्शरी अमीन, 2 से अटैच होगी तो सेकेंडरी अमीन, 1 से अटैच होगी तो प्राइमरी अमीन, और अगर अटैच ही नहीं है H है खाली तो अमोनिया। समझ रहे हैं? तो ये होता है मेरा क्वाटरनरी अमीन जिसमें चारों ही ग्रुप्स मेरे क्या रहते हैं, R ग्रुप्स रहते हैं और नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज रहता है। तो एक एग्जाम्पल करता है, मैं एक तरीके का ये अमीन लिख रही हूं। I get this quaternary amine, I have this quaternary amine। मैंने क्या किया है, इसमें एक बेस डाला है और साथ में हीट कर दिया है, ठीक है। एलिमिनेशन होगा, ध्यान से मेरी बात सुनेंगे, लीव योर वर्क। अभी तक आप जो एलिमिनेशन पढ़ रहे हैं बेटा उसमें आप क्या करते हैं, देयर इज वन लिविंग ग्रुप, लिविंग ग्रुप से जो बीटा वाला कार्बन होता है वहां से H निकलता है, मतलब अल्फा से नहीं, मतलब बगल वाले से H निकलता है। तो अल्फा कार्बन हुआ जिससे लिविंग ग्रुप डायरेक्टली अटैच है, उसके बगल वाले से H निकलता है ना, बीटा से 1-2 एलिमिनेशन जैसे हम बोलते हैं। अब इसमें लिविंग ग्रुप कहाँ है, दैट आई हैव टू डिसाइड। लिविंग ग्रुप होगा, जैसे अगर आप इसको मेन चेन मान रहे हो तो ये पूरा लिविंग हो जाएगा, अगर आप इसे मेन चेन मान रहे हो तो ये पूरा लिविंग ग्रुप हो जाएगा, आप इसे मेन चेन मानोगे तो रेस्ट एवरीथिंग वुड बी अ लिविंग ग्रुप। डिड यू गेट द पॉइंट? नो, आपको सबसे पहले यही डिसाइड करना है कि आपको मेन चेन कौन सा लेना है। आपका मेन चेन वो होगा जहां से आप H को एलिमिनेट करा रहे हैं, ठीक है, मतलब बीटा H। तो आप सबसे पहले ये काम करेंगे, जब भी क्वाटरनरी अमीन होगा आप बीटा H को आइडेंटिफाई करेंगे। अब बीटा कैसे ढूंढा जाएगा, जिस कार्बन से नाइट्रोजन डायरेक्टली अटैच है वो अल्फा हुआ, उसके बगल वाला चाहिए मुझे बीटा। तो यहाँ तो अल्फा ही है, बीटा है ही नहीं, क्योंकि नाइट्रोजन से तो ये डायरेक्टली अटैच है। ये अल्फा हुआ बट ये बीटा हुआ।
ये अल्फा हुआ, ये बीटा हुआ। तो टेक्निकली इस क्वाटरनरी अमीन में 2 बीटा है, मतलब मैं 2 मेन चेन ले सकती हूँ, या ये मेन चेन नॉमेनक्लेचर वाला नहीं है, ये मेन चेन वो है जिससे मैं एलिमिनेशन कराऊंगी और बाकी रेस्ट को एज अ लिविंग ग्रुप डिपार्ट कर दूंगी। तो या तो मैं ये वाला मेन चेन लूंगी या तो मैं ये लूंगी। लेकिन बेटा हमेशा ध्यान रखेंगे, लेट्स से तूने ये मेन चेन लिया तो जो ग्रुप निकलेगा, ध्यान से सुनना, ये बॉन्ड टूटेगा तो नाइट्रोजन पे लोन पेयर आ जाएंगे ना, मतलब ये ग्रुप निकलेगा एज अ सब्स्टिट्यूटेड अमोनिया, मैं बोल सकती हूँ उसे, है ना, आर ग्रुप वाला। जैसे अमोनिया होता है NH3 होता है, उसमें H की जगह मैंने R लगा दिया, सब इस तरीके से टर्शरी अमीन टाइप ग्रुप निकलेगा। और अमीन्स तो हाईली बेसिक होते हैं, इसका मतलब ये जो ग्रुप एलिमिनेट होने वाला है ये काफी ज्यादा बेसिक होगा। और अगर बेसिक ग्रुप होगा तो लिविंग ग्रुप क्या होगा? पुअर। दैट मीन्स क्वाटरनरी अमीन में लिविंग ग्रुप हमेशा क्या रहता है? पुअर। तो आपके पास पुअर लिविंग ग्रुप है? हाँ है, पुअर लिविंग ग्रुप है। अब आपको क्या करना होता है इस केस पे, ध्यान से सुनेंगे। अब बीटा लेंगे, E2 एलिमिनेशन को रिकॉल करिए। E2 में क्या होता था? H का बॉन्ड बेस से बनता था, H का बॉन्ड कार्बन से टूटता था, कार्बन कार्बन का बॉन्ड बनता था, कार्बन लिविंग ग्रुप का बॉन्ड टूटता था, सारा काम एक साथ हो जाता था। लेकिन यहां पे क्या होगा? H जो है, लेट्स से मैंने ये H लिया, तो बेस अपना इस H के साथ बॉन्ड बना रहा होगा, फिर जब ये इसके साथ बॉन्ड बनाएगा तो इस H का बॉन्ड यहाँ कार्बन के साथ टूटेगा और ये ग्रुप निकलेगा, पर ये ग्रुप निकलना नहीं चाहेगा क्योंकि ये पुअर है। तो सारा काम एक साथ कंसर्टेड वे में नहीं हो पाएगा, है ना। तो इसको कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं हम, जरा ध्यान से देखेंगे। अभी कोई लिखेगा नहीं, सिर्फ समझेगा, क्योंकि एक भी पॉइंट अगर आपने मिस करा तो आप भूल जाएंगे चीजों को। मैंने क्या बोला, मेरे पास 2 बीटा H है, ये और ये, मैं दोनों बीटा H को यहाँ दोबारा से बना रही हूँ। इस वाले बीटा H को एक बार HA लिख दूंगी, इस वाले बीटा H को एक बार HB लिख दूंगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये आया CH3CH, एक इधर HB लिख दिया बीटा H को, CH2 N पॉजिटिव, CH3 CH2, इस वाले बीटा H को बेटा मैंने HA लिख दिया, हाँ या ना, ये CH3 होगा हमारे पास, है ना। मैंने बीटा H को HA लिख दिया। अब मैं यहाँ पे बेस डाल रही हूँ। अब जैसे मैंने बोला, लेट्स से बेस इसको पकड़ रहा है, तो बेस का बॉन्ड इसके साथ बनेगा, इसका बॉन्ड इस कार्बन के साथ टूटेगा और कार्बन का बॉन्ड यहाँ बनेगा और ये वाला बॉन्ड टूटेगा, पर ये तो निकलना नहीं चाहता। तो टेक्निकली क्या होगा, अगर आप ट्रांजिशन स्टेट देखेंगे, ये बॉन्ड टूटेगा नहीं, ये बॉन्ड बन रहा होगा, और जिस वजह से यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट होने लगेगा। सुनिए मेरी बात ध्यान से, क्योंकि अगर ये नेगेटिव चार्ज यहाँ एक्यूमुलेट होता है तो ये डिस्पर्स करने के लिए यहाँ जाता है, तो इसको बॉन्ड तोड़ना पड़ता है, और ये बॉन्ड तोड़ना नहीं चाह रहा क्योंकि ये तो लिविंग ग्रुप पुअर है, समझ रहे। तो ट्रांजिशन स्टेट में ऐसा नहीं कि ये निकलेगा नहीं, ये निकलेगा जरूर, लेकिन ट्रांजिशन स्टेट में इस कार्बन पे आपको नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट होता हुआ दिखेगा। वो नेगेटिव चार्ज तुरंत बॉन्ड नहीं बनाएगा, वो धीरे बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि लिविंग ग्रुप धीरे धीरे निकल रहा है। क्योंकि अगर ये पहले बॉन्ड बना लेगा तो कार्बन की ऑक्टेट एक्सीड कर जाएगी ना, 5 बॉन्ड हो जाएंगे, तो ये बॉन्ड जैसे जैसे बनाएगा वैसे वैसे लिविंग ग्रुप को निकलना पड़ेगा। लिविंग ग्रुप तो निकल रहा है धीरे धीरे, तो कार्बन कार्बन का बॉन्ड बनेगा धीरे धीरे, बट कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड तो पहले ही निकल चुका है ना, जिस वजह से इस वाले कार्बन पे क्या आने लगेगा? नेगेटिव चार्ज। तो ऐसे केसेस में एलिमिनेशन तो E2 से हो रहा है, एलिमिनेशन E2 से हो रहा है, लेकिन ट्रांजिशन स्टेट में बीटा कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, जिसे हम बोलते हैं वी हैव अ नेगेटिवली चार्ज्ड ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। तो अगर H यहां से निकलेगा तो भी सेम ही कहानी होगी, ये H निकाल रहा है बेस, ये बॉन्ड यहां से टूट रहा है, यहां पे भी नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट होगा क्योंकि ये बॉन्ड उतनी स्ट्रांगली बनेगा नहीं। तो अब क्या दिक्कत है? अब दिक्कत ये है कि जब मैं E2 कराती थी तो मैं एक ट्रांजिशन स्टेट जो देखती थी, मैं उसमें कहती थी कोई चार्ज है नहीं, इसलिए एल्कीन लाइक ट्रांजिशन स्टेट होती थी। यहाँ पे एल्कीन के जैसे कम है ट्रांजिशन स्टेट, कार्ब एनायन लाइक ज्यादा है। सो द ट्रांजिशन स्टेट यू आर गेटिंग हेयर इज जस्ट लाइक अ कार्ब एनायन ट्रांजिशन स्टेट एंड द मैकेनिज्म इज स्टिल E2, मैकेनिज्म चेंज नहीं हुआ है, ट्रांजिशन स्टेट बदल गई है E2 की, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रही कि रिएक्शन 2 स्टेप में होगा ना, हो ही किस स्टेप में रहा है, लेकिन क्योंकि 2 जो प्रोसेस हो रहे हैं उनकी स्पीड में डिफरेंस है, इसलिए ट्रांजिशन स्टेट पे नेगेटिव चार्ज है। डिड यू गेट द पॉइंट? अब नेगेटिव चार्ज है मतलब ट्रांजिशन स्टेट की स्टेबिलिटी ऑन द बेसिस ऑफ कार्बोनाइन स्टेबिलिटी देखी जाएगी। तो कार्बोनाइन कहाँ स्टेबल होगा, यहाँ पे या वहां पे? यहाँ पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो प्लस आई ग्रुप लगा हुआ है,
समझ रहे हो? तो मैं यहां से ये HB कभी नहीं निकालने की कोशिश करूंगी, मैं हमेशा कौन सा निकालने की कोशिश करूंगी, जो लेस स्टेरिकली हिंडर्ड H है। डिड यू गेट द पॉइंट? तो अब मैं अगर फाइनल प्रोडक्ट बनाऊंगी, तो मेरी बात ध्यान से सुनेंगे, मैंने सबसे पहला काम यही किया था, मैंने बीटा H पकड़े थे। तो बीटा H एक तो ये वाला था और एक ये था, यहाँ तो थे नहीं बीटा H, तो अब मैं वो वाला बीटा H लूंगी जो कि लेस स्टेरिकली हिंडर्ड है, ताकि कार्बन आयन लाइक ट्रांजिशन स्टेट अच्छी बने। तो बेस अब इसको लेके जाएगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा, ये बॉन्ड इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, होगा एक ही स्टेप में, लेकिन ट्रांजिशन स्टेट पे थोड़ा सा कार्बन आयन रहेगा। तो मेजर प्रोडक्ट देखिए आपका क्या मिला, अगर आप देखेंगे ये पूरा ग्रुप, इतना बड़ा ग्रुप एज अ लिविंग ग्रुप निकल गया, मतलब CH3 CH2 CH2N with a lone pair methyl methyl, this is a living group which has been departed, और पूरे से एक छोटा सा प्यारा सा निन्ना सा एल्कीन आपको मिल गया पूरे मॉलिक्यूल से। Did you get the point? Now here also you are getting less substituted alkene as the major product, hence the elimination is Hofmann. अब दो तीन चीज़ों के बारे में मैं तुम्हें पहले ही समझा दूँ। ये वेल प्रूव्ड थिंग है कि रिएक्शन का मैकेनिज्म E2 है, और ये वेल प्रूव्ड है कि इस रिएक्शन में हॉफमैन प्रोडक्ट मिलता है, ना कि सेडजेफ। तो ऐसा ये याद रखें अपने दिमाग में, ऐसा नहीं है कि E2 एलिमिनेशन हमेशा सेडजेफ प्रोडक्ट देगा। E2 एलिमिनेशन हॉफमैन प्रोडक्ट भी दे सकता है, एक जब बल्की बेस यूज करो, दूसरा जब पुअर लिविंग ग्रुप यूज करो। समझ रहे हो मैकेनिज्म E2? कई बार मैं पहले बता दूं, बुक्स और टीचर्स इस पूरे मैकेनिज्म को E1CB बोलते हैं, ये गलत है, इट इज टोटली रॉन्ग। IL फिनार ले लीजिए, मॉरिसन बॉयड ले लीजिए, सोलोमनसन फ्राइज ले लीजिए, क्लेडन ले लीजिए, पाइन ले लीजिए, जो भी सबसे अच्छी किताबें हैं सब में क्लियर कट लिखा हुआ है इट्स अ E2 मैकेनिज्म। ये E2 ही है, ये E1CB मैकेनिज्म नहीं है। तो इस मिथ को अपने दिमाग से निकाल दीजिएगा, इट्स नॉट E1CB, इट इज जस्ट अ E2 मैकेनिज्म with a different transition state and the transition state is a carb anion like। तो E2 को आप दो तरीके से डिफरेंशिएट कर लीजिए, एक E2 with a alkene like transition state, एक E2 with a carb anion like transition state। तो carb anion like transition state जिसमें होगा वहां पे पुअर लिविंग ग्रुप होगा हमेशा। पुअर लिविंग ग्रुप जरूरी नहीं यही हो, कोई भी पुअर लिविंग ग्रुप हो सकता है, पुअर लिविंग ग्रुप होगा वहां पे, और साथ में हॉफमैन प्रोडक्ट बनेगा, या फिर बल्की बेस होगा तो भी हॉफमैन मिलेगा। बात समझ आ रही है? लेकिन बल्की बेस में बेटा कार्ब एनायन लाइक ट्रांजिशन स्टेट नहीं होती। कार्ब एनायन लाइक ट्रांजिशन स्टेट सिर्फ तभी होगी जब पुअर लिविंग ग्रुप होगा, क्योंकि लिविंग ग्रुप नहीं निकल पा रहा तो नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो रहा। तो ये सारी चीजें अलग हैं, तो इसको ध्यान से समझेंगे, मैकेनिज्म से अपने आप को कंफ्यूज नहीं करना। एम आई क्लियर टिल नाउ? तो एक एग्जाम्पल और दूंगी और ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। वो ये है कि लेट्स से मैं कहती हूँ कि मेरे पास ये एल्कीन है, ठीक, यहाँ पे भी ऐसे कर देते हैं, आई हैव दिस। तो पुअर लिविंग ग्रुप तो अभी भी है ना, फ्लोरीन पुअर लिविंग ग्रुप ही तो है या नहीं है? इसमें एलिमिनेशन कराओ, डालो एक स्ट्रॉन्ग बेस, हीट करो, क्या होगा? यहां से H निकलेगा, क्योंकि अगेन द मैकेनिज्म इज E2 विद अ कार्बन आयन लाइक ट्रांजिशन स्टेट, राइट? सो मैकेनिज्म इज E2 विद कार्बन आयन लाइक ट्रांजिशन स्टेट।